तो एक-एक करके हम आपके लिए उत्तर प्रदेश की अलग-अलग विधानसभाओं का विश्लेषण लेके आ रहे हैं आंकड़ों के साथ। आज बारी आई है पश्चिम उत्तर प्रदेश की एक विधानसभा गढ़मुक्तेश्वर की। आज हम बात करने वाले हैं गढ़मुक्तेश्वर की और जो सवाल है वो ये है कि गढ़मुक्तेश्वर में अब तक के चुनावी आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं? 2012-17 में कौन जीता, कौन आगे था, कौन पीछे था? यही सब पड़ताल हम करेंगे और हमारे साथ आप बने रहिए। अगले 5-7 मिनट के अंदर तस्वीर जो है काफ़ी हद तक बेहतर हमें समझ में आ जाएगी। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा हापुड़ जिले की 3 विधानसभाओं में से एक है और जो बाकी अन्य 2 विधानसभा हैं वो हैं धौलाना और हापुड़। और हालाँकि ये हापुड़ जिले का तो हिस्सा है लेकिन ये अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में आती है। अमरोहा से बसपा के सांसद हैं दानिश अली और हापुड़ जिले का भी एक इतिहास ये है कि बहन जी ने इसका नाम बदल के पंचशील नगर कर दिया था। इसको जिला बनाया था बल्कि गाज़ियाबाद में से कुछ हिस्सा निकाल के और अखिलेश यादव सरकार ने हालाँकि बाद में इसको जिला तो बरकरार रखा लेकिन इसका नाम वापस हापुड़ कर दिया। गढ़मुक्तेश्वर अपने चुनावी और धार्मिक ग्रामीण पृष्ठभूमि के लिए जानी जाती है। यहाँ पे गढ़गंगा का मेला लगता है, आप लोगों को मालूम होगा जो वेस्ट यूपी के लोग हैं। गढ़गंगा में जब मेला लगता है तो लंबे जाम यहाँ देखने को मिलते हैं। 2019 की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव में बीएसपी के कुंवर दानिश अली शानदार जीत हासिल करके अमरोहा से सांसद बने थे। जेडीएस के वो नेता थे। एचडी देवेगौड़ा की जो पार्टी है जनता दल सेक्युलर कर्नाटका में वहां से उनसे अनुमति मांग के आए थे कि मैं बीएसपी में शामिल होने जा रहा हूं। गढ़ विधानसभा से समाजवादी पार्टी के मदन चौहान ने लगातार 2002, 2007 और 2012 में चुनाव जीतकर हैट्रिक मारी है और बसपा के लिए चुनौतीपूर्ण ये सीट है। वो क्यों है ये आपको आगे पता चल जाएगा। 2012 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मदन चौहान ने बसपा के फरहत अली को हराया था। रालोद यहाँ से जो उनके प्रत्याशी थे रविंद्र वो तीसरे नंबर पे रहे। बीजेपी के कृष्णवीर सिंह चौथे नंबर पे रहे। किसको कितने वोट मिले ये देख लेते हैं। भाजपा के मदन चौहान को मिले थे 82,816 वोट। बसपा दूसरे नंबर पे रही। फरहत हसन को मिले 64,617 वोट। रालोद को मिले कुल मिला के 32,400 वोट। भाजपा यहाँ चौथे नंबर पे है। ध्यान से देखिए इसको क्योंकि ये एक ट्रेंड है कि जो 2012 के 7 के चुनाव हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो भाजपा की हालत बहुत खराब है लेकिन 17 आते-आते जो भाजपा ने अपना वोट बढ़ाया है भाजपा के कृष्णवीर सिंह सिरोही को मिले मात्र 3800 वोट और पीस पार्टी का भी नाम मैंने लिखवा दिया है यहाँ पे क्योंकि पीस पार्टी को भी यहाँ मैदान में थी वो 1215 वोट मिले थे। मोहम्मद अयूब की पार्टी है पीस पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। 2017 विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो भाजपा के कमल सिंह मलिक ने चुनाव जीता और बसपा के प्रशांत चौधरी दूसरे नंबर पर रहे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बसपा का वोट नहीं है, बस बसपा की जो दिक्कत है वो ये कि बसपा इस सीट को निकाल नहीं पाती है। भाजपा के कमल सिंह मलिक को 91,000 वोट मिले हैं। आप देख सकते हैं मैं आपको अभी 38,000 की बात कर रहा था 3800 की बात कर रहा था। चौथे नंबर पे थी भाजपा और एक चुनाव बाद ही भाजपा जो है वो 91,000 वोट लेके आई। बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में इसको ईवीएम का एक वो बताते हैं कमाल। ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ते हैं, ईवीएम को जिम्मा बताते हैं, कहते हैं जैसे पहले पोल रिगिंग हुआ करती थी ऐसे अब ईवीएम रिग हो गई है। लेकिन हो सकता है कि ये माइंड रिग हो गए हैं और लोगों के जो दिमाग हैं बिल्कुल परिवर्तित कर दिए गए हैं। बसपा के प्रशांत चौधरी अब भी दूसरे नंबर पे रहे, उनको मिले 55,792 वोट। समाजवादी पार्टी के मदन चौहान को 48,810 वोट मिले हैं, आप देख सकते हैं और निर्दलीय सतपाल यादव 15,000 वोट लेने में सफल रहे। रालोद के प्रत्याशी अब चौथे नंबर पे हैं, कुंवर अयूब अली को 5600 वोट यहाँ मिले। प्रशांत चौधरी ने क्या किया कि अप्रैल 2017 में बसपा छोड़ के उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। लगातार 3 बार के विधायक रहे सपा के मदन चौहान को 48,000 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पे जा पहुंचे। तो ये पूरे आंकड़े आपके स्क्रीन पे थे, आपने देख लिया। समाजवादी 3 बार के विधायक जो हैं वो तीसरे स्थान पे पहुंच गए। इस लिहाज से कहा जाए तो बसपा का परफॉर्मेंस ठीक ही है। प्रशांत चौधरी 55,000 के साथ दूसरे नंबर पे थे और 3 बार के विधायक से तो वो बेहतर थे, चाहे वो विधायक ना बन पाए हों। गढ़मुक्तेश्वर में कुल मिला के 3,30,000 मतदाता हैं जिनमें से 85,000 मुस्लिम, 58,000 अनुसूचित जाति, 56,000 जाट और 32,000 राजपूत, 28,000 गुर्जर और 15,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। तो ये समीकरण देख लीजिए, ये किसके पक्ष में गया। ये 17 में योगी सरकार जब बनी तब भाजपा को 91,000 वोट मिले। इस 91,000 जो वोट हैं वो कहाँ से निकल के आया, जबकि इसमें एक बड़ी संख्या जो है वो मुस्लिम मतदाताओं की है। इसमें जो
राजपूत और गुर्जर और जाट मतदाता हैं, अगर इनका वोट ही मिला लिया जाए, इसमें से अनुसूचित जाति को हटा भी दिया जाए क्योंकि जितना 58,000 आपको यहाँ अनुसूचित जाति का वोट दिख रहा है, अगर आप देखेंगे तो बसपा को 55,000 वोट मिला है। हालाँकि हम एग्ज़ैक्टली नहीं कह सकते कि सारा वोट अनुसूचित जाति वर्ग का होगा। वोट हमेशा मिला-जुला होता है और 15 से 20% पिल्फरेज हर वोट के सेगमेंट में होती है। कोई कह दे कि मुझे फलाने जाति का कम्युनिटी का एकमुश्त वोट मिलता है, तो ऐसा होता नहीं है। भाजपा को भी मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट मिलता आया है, अगर आप पुराने लोकसभा के चुनाव देखेंगे उत्तर प्रदेश के तो। मुस्लिम और राजपूत गठजोड़ जो है, वही कारण है कि यहाँ से सपा लगातार चुनाव जीती है। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में 2022 का चुनाव इसलिए बहुत रोचक होने वाला है क्योंकि अब आम आदमी पार्टी ने भी एक प्रत्याशी उतार दिया है। अगर वो 2, 4, 5 हज़ार वोट लेने में कामयाब रहे, तो समीकरण बदल सकते हैं। नरेंद्र सोलंकी जो उनके हापुड़ के जिलाध्यक्ष हैं, वो यहाँ से प्रत्याशी बना दिए गए हैं और सूची भी जारी हो गई है। 100 प्रत्याशियों की सूची दे दी गई है। सवाल ये भी है कि जो किसान का जो आंदोलन चल रहा है, जो पूरी किसानों की जो बेल्ट है, ये जाट बेल्ट जो है, इसको शुगर बेल्ट भी कहा जाता है। चीनी की यहाँ पे उत्पादन होता है, गन्ने की खेती होती है इस क्षेत्र में। सिंभावली की मिल है इस इलाके में। तो वो कितना इम्पैक्ट डालने वाली है, भाजपा का जो वोट है, वो कितना प्रतिशत कटेगा और कट के कहाँ जाएगा? यही 2 सवाल हैं किसानों के आंदोलन से मिले-जुले और बसपा ने गढ़मुक्तेश्वर में आज तक खाता नहीं खोला है। एक बार भी जीत दर्ज नहीं की है। 2022 में क्या होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बार समीकरण बदलते हुए आ रहे हैं। मुस्लिम और राजपूत वोटों का बँटवारा हो सकता है और इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को एक तरफ से हो सकता है क्योंकि जो मुस्लिम वोटर हैं वो एकमुश्त समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे ऐसा भी नहीं है और प्रत्याशियों के ऊपर भी निर्भर करता है कि प्रत्याशी कौन-सी पार्टी कौन-सा प्रत्याशी यहाँ उतारती है। अगर बसपा यहाँ मुस्लिम प्रत्याशी उतारेगी और ऐसे में कुछ मुस्लिमों का वोट मिलता है, 58,000 अनुसूचित जाति का वोट है और अगर कुछ प्रतिशत 30% के आसपास ब्राह्मण वोट मिला, जो कि 15,000 है यहाँ पे, जाटों में से भी अगर कुछ वोट आ गया क्योंकि इस क्षेत्र के जो जाट हैं, उनको एक चीज़ का बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि जो बसपा का कार्यकाल था, उसमें पुलिस की जो भर्तियाँ हुई थी, वो निष्पक्ष हुई थी। कई गाँव हैं जो इस बात की गवाही दे सकते हैं कि बहन जी के कार्यकाल में उनकी पुलिस में भर्तियाँ हुई थी क्योंकि निष्पक्ष उस समय भर्तियाँ कराई गई थीं। किसान आंदोलन के कारण भाजपा को जो नुकसान होने वाला है उसकी प्रबल संभावना तो है ही क्योंकि जाट और किसान मतदाता यहाँ बड़ी संख्या में हैं। इस गणित के हिसाब से देखा जाए तो बसपा जो है यहाँ बेहतर कर सकती है, बशर्ते कि वो अपनी ज़मीनी गतिविधियाँ क्या कर रही है और साथ ही कैंडिडेट कहाँ से लेके आती है क्योंकि ऐसा कैंडिडेट अगर आपने दे दिया, जिसको लेके आम सहमति नहीं है या हो जाता है, तो वो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लोकप्रिय भी हो और क्षेत्रीय भी हो। यहाँ के अनुसूचित जाति मतदाताओं में करीब 90% जाटव है और जाटव वोटर जो है अमूमन वो बसपा कोर वोट माना जाता है। हालाँकि 100% जाटव भी बसपा को वोट करते होंगे, ये भी नहीं कहा जा सकता। 90 से 95 होंगे क्योंकि हमेशा जो स्कोप है वोटों के स्विंग होने का, वो हमेशा बना रहता है। 2012 और 17 के विधानसभा चुनाव में बसपा फरत अली और प्रशांत चौधरी दूसरे नंबर पे रहे हैं। देखना होगा कि क्या बसपा दमखम रखती है? क्या वो मादा इस बार प्रत्याशी में हो पाएगा कि वो अपने पक्ष में वोटों को पलटा सके? याद रखिए अभी योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि हम 2017 के आंकड़ों को भी बीट कर देंगे। तो उनके दिमाग में भी कुछ प्लानिंग चल रही होगी, उनकी भी कोई रणनीति होगी और जो बीजेपी की रणनीति है, वो आमतौर पे फेल नहीं हो रही है। कुछ ही उसके अपवाद हैं। मसलन दिल्ली में बीजेपी की बात नहीं बन पा रही, तो लेकिन दिल्ली में बीजेपी की जैसी ही एक और पार्टी मौजूद है, आम आदमी पार्टी। तो यही मेरा आपका सवाल है आज का। आप जो देख रहे हैं, मुझे दलित न्यूज़ नेटवर्क पे देख रहे हैं, यही आज का सवाल है कि क्या इस विधानसभा में कुछ बसपा के लिए संभावना पैदा हो पाएगी? आप कमेंट करके मुझे बताइए। आप देख रहे थे डीएन हिंदी, मैं हूँ वैभव कुमार। इसी तरह के विश्लेषण हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे।